बैठ जाइए बैठ जाइए। तो आज आप मिलेंगे शिव प्रताप से। फेलिसिटेशन सेरेमनी में नहीं आ पाए थे, तो आज इनका कानपुर आना हुआ तो ये हुआ कि आपसे मुलाकात हो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो डिस्कस करेंगे। वैसे ही स्वयं से ही आपको अपनी जर्नी और एक्सपीरियंसेस जो संस्थान के साथ इन्होंने देखे किए और धीरे धीरे इस मुकाम तक पहुंचे, वो स्वयं से शेयर करें। शिव प्रताप। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो 2016 में 12th कंप्लीट हो गई थी मेरी, उसके बाद मैं यहाँ आ गया था। पुरानी बिल्डिंग जो पहले थी, शायद आप लोगों को पता हो, कहीं वहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी तैयारी की। तो ऐसे ही स्ट्रगल रहा जैसे आप सब लोग कर रहे हैं, ऐसे ही हम भी पढ़ते थे आप लोगों में। और ऐसे कभी ना कभी कोई आता था तो हम भी ऐसे ही देखते थे और हमारा भी मन करता था कभी हम भी ऐसे आएँ। तो आप लोग यकीन मानिए कि हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था अपने आप पे कि हम मतलब नौकरी पा पाएंगे। 2 साल लगभग तैयारी की, मैथ पढ़ते थे यहीं सर के पास। मैं आपको बताऊं कि आपका जब चयन हुआ तो इन्होंने सूचित तक नहीं किया मुझे। पता नहीं मेरा फाइनल हो पाएगा कि भी नहीं, मतलब मैं इतना नेगेटिव था कि जब लगभग सारे बच्चे यहाँ आए, मुझे बुलाया गया, मैंने कहा मैं सर नहीं आऊँगा जब तक मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाएगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मेरी नौकरी लग गई है। और मैं मॉडरेट ही था लगभग, मैं इतना पढ़ने में तेज़ भी नहीं था और बहुत डल भी नहीं था, नॉर्मल था पढ़ने में। और यहाँ बहुत सब कॉन्फिडेंस भी लो होता था मेरा, बहुत वापस जाने का मन करता था, लेकिन यहाँ रुकने का मेरा एक रीज़न ये भी बन गया। एक तो भैया से मोटिवेशन मिलता था, भैया की एक फ़ोटो मैंने फेसबुक पे देख रखी थी वर्दी में, तो और बस मोटिवेशन का यही जरिया रहा कि भैया हो गए और मम्मी पापा हो गए। जब तक मैं सो के उठता था तब तक देखता था कि पापा बहुत सारा काम आप अपना निपटा चुके हैं, वो भी मेरे मतलब मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं। यहाँ मतलब ऐसा लगता था, जब आए थे तो ऐसा लगता था कि 2 साल तैयारी करेंगे फिर अपना सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 साल में कुछ भी नहीं, मतलब कंप्लीट कोर्स भी नहीं कंप्लीट हो पाया। तो मैथ का ही सिलेबस ब्रॉड है, बड़ा है, वो भी पूरा ही कंप्लीट करना पड़ता है। तो पूरा कंप्लीट करने के बाद में एक गलती हमसे ये भी हुई कि हम सारे सब्जेक्ट साथ लेके नहीं चले, जबकि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलने पड़ेंगे। मैंने 3 बार कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, आप लोगों को बता दूं, तो मेरा तीनों बार में नहीं हुआ। एक बार क्या एग्ज़ाम, उसके बाद में उसका री एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी दिया। उसमें हुआ क्या सिस्टम कि मैंने हिंदी का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो मतलब उसमें सरल सरल क्वेश्चन गए, और तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हमें पैरेलल लेके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाएं और बाकी सब्जेक्ट आपके अगर लो रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, और सिलेक्शन भी तभी हो पाएगा जब आपके चारों सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे, आपकी तैयारी चारों सब्जेक्ट में अच्छी। पॉइंट पे जैसे बात करते रहते हैं और जब ज़्यादा ब्रीफ करा देते हैं, जैसे जब हम शुरू करते हैं तो हमें ये लगता है कि आ, हम थोड़ा पढ़ लें तो मेरा कांस्टेबल हो जाएगा और एसआई के लिए मुझे नहीं पढ़ना है। लाइक हम थोड़ा पढ़ लें तो मेरा एमटीएस निकल जाएगा और सीजीएल में नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। सच ये है कि अगर आप कम पढ़ने का प्रयास करें, जैसा मैं इस क्लास में कई बार कह चुका हूँ, जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से सुने कि हमको ऐसा लगता है कि हम एमटीएस निकाल देंगे। सीरियसली ये कि आप चपरासी का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक। और जब आप एक निकालेंगे तो उसी तैयारी से सारे निकलते चले जाएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। और आगे मैंने जब एसआई का एग्ज़ाम दिया तो ये क्वालिफाई हो गया, फिर मैंने एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, वो तो फिर मैं एसआई का एग्ज़ाम दे के फिर मैं वापस ही चला गया। तो छोटा भाई रहता था, मेरा मेन मोटिव यही था कि छोटे भाई का सिलेक्शन हो जाए, मेरा तो होगा ही नहीं। तब मुझे इतना अपने आप में ऐसा लगता था मैं मतलब सिलेक्शन नहीं पा पाऊँगा, लेकिन फिर हुआ, आज सब आप लोगों के सामने है। अब किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। आफ्टर ज्वाइनिंग का प्रश्न का कोई सेंस नहीं होगा। मतलब आप वहाँ कैसा महसूस करते हैं, ये फालतू वाली बात, ठीक है। कारण ये कि
वहाँ भी जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ के महसूस करने का दौर ऑटोमेटिक, उसमें कुछ सीखना नहीं होता। तैयारी से पहले बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ओवरऑल उन्होंने आपको बताया कि प्रताप ने कि जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के मध्य हमारे पास पहले पॉइंट ये होता है कि बहुत अक्सर डिमोरलाइज रहते हैं। अक्सर हमें लगता है कि मेरा नहीं होगा। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही माहौल होता है कि सरकारी नौकरी पाना तो मतलब भगवान को पाने के बराबर, मतलब यही कहते हैं कि अगर सरकारी नौकरी आज के समय में पालो तो भगवान को पा लिया, ये समझ लो। भगवान को पाना आसान है, लेकिन सरकारी नौकरी पाना आज के समय में कठिन बताया इससे जाता है। ऐसा कि रिलेटेड हाँ, हमारे चाचा पापा बाबा मतलब सब लोग कहते थे। जब मुझे भी बहुत समय हो गया तैयारी करते करते, यहाँ 3-4 साल हो गए, तो मतलब हमारे जो दादा लोग थे वो उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि अब तुम वापस आ जाओ, लगनी होती तो अभी तक लग जाती। तो हमारे चाचा एक हैं, वो एयरफोर्स में चयन हो गया था उनका, तो उनकी लगभग 1 साल में वो ज्वाइन कर लिए थे। यहाँ आए, थोड़ा बहुत पढ़े, अपना ऐसा ऐसा हो गया। उस समय हमारी परसेंटेज भी कम थी। 12th में लगभग 62% हुई थी। 12th तक तो ऐसे ही रहा पढ़ने, लेकिन परसेंट थी। फिर एयरफोर्स में उस समय मेरिट बेस पे ही वो आता था कॉल लेटर एग्ज़ाम देने के लिए। अब आप एग्ज़ाम भी तभी दे पाएंगे जब आपकी लगभग 85% अप्रॉक्स होगी। हाँ, तो फिर वहाँ से पहले तो एयरफोर्स का सोच के आए थे, फिर समझ में आया एयरफोर्स नहीं है। फिर एक हमारे भैया गौशाला की तरफ रहता, वो यहाँ पढ़ने आते थे, तो उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ आ गया। फिर भैया को देखा, फिर बहुत सारे बच्चे देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, फिर यहीं से मैथ स्टार्टिंग हमने मैथ से ही करी थी। बाकी सब्जेक्ट ऐसे थे जैसे जीएस वगैरह थी, तो मैं शुरू में हमें ऐसा लगा कि ये हो हो ही नहीं पाएगी, लेकिन फिर तैयारी करते रहे, धीरे धीरे चीज़ें समझ में। मैथ तो यहाँ पढ़ते थे, समझ में आता था, लेकिन और सब्जेक्ट का ऐसे नहीं था। रीजनिंग था, वो तो नॉर्मल सब्जेक्ट है, यहाँ अतुल भैया पहले पढ़ाते थे, उनसे पढ़ता था मैं। और अगर हम बात करें कि जॉब नहीं मिलती, मैं एक कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे टीचर रहे हमारे एकेडमी में, पूजनीय अनिल मिश्रा जी, तो मैं उनसे मिला। उनका बेटा शायद इस क्लास में पढ़ने भी आ रहा है, तो उनसे मिला तो बात हुई, तो उनका एक स्टेटमेंट था, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो लगता है कि सरकारी नहीं, सरकारी नौकरी ना, कुछ और सोचा जाना चाहिए। लेकिन मैं जब आपसे मिलता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ, तब ऐसा लगता है ये तो अरे तो ऐसे ऐसे बहुत सारी मिल जाती। तो कहने का मतलब ये कि आप उस जिस माहौल में कई बार रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है सही है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अगर जॉब के लिए पाने के लिए खुद अपने आप में एक स्ट्रीम रखते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, तो समय ही बस लगेगा। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले सैकड़ों बच्चों को देखा, ठीक है, और एक लंबी कतार है, लेकिन इनमें उनका कभी नहीं होता जो ब्रेक करके भाग जाते हैं। मतलब तैयारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब भी आप तैयारी कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हैं, या जब भी आप अपने आप को बचाते हैं कि बच बच के अगर आप तैर भी गए तो कुछ फायदा है नहीं, गाड़ी के अपने आप को बचाइए नहीं, पूरा झोंकने का प्रयास करिए, बस लगातार झोंकते रहिए। सिलेबस कितना बड़ा है वो पूरा हो ही जाएगा। एक भाई ज़्यादा क्या होगा, आप वीक हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो कॉमन सिलेबस है, मैं बार बार उस पर बात कर रहा हूँ कि अगर आप कॉमन सिलेबस को ईमानदारी से प्रिपेयर कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। के बाद जो ये एसटी से भागते हैं, जैसे एसटी हो जाए तो हमने लगता है कि लगभग 10-15% बचते हैं, बाकी इनसे भागना नहीं चाहिए। भले ही आपको ना आए, लेकिन आपको ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, ये बात हमने भैया के मुंह से उस समय सुनी थी कि मॉक टेस्ट जो है, मतलब वो अंतिम वो है, वो आपको करके ही निकलना पड़ेगा। और वास्तव में जब मैंने एसआई का एग्जाम दिया, उस समय मैंने एक एक दिन में 3-3 मॉक टेस्ट तक दिए। 2 घंटे का मॉक टेस्ट, 1 घंटे एनालिसिस भी करता था मैं उसका, और 3 मैक्सिमम हो गए, वरना 2 तो सुबह शाम तो 2 देने ही हैं। और का यही रहा था, मैंने लगभग 2019 तक कंप्लीट हो गया था कोर्स, समझ में आने लगा। मैंने एमटीएस का दिया 17 में, जब मैंने 16 में तैयारी की, 17 में दिया था। उस समय केवल अर्थमेटिक ही उसमें आती थी, तो 25 में से 24 का स्कोर कर लिया था। लेकिन और अपना आपका ये जो और रीजनिंग थी, इसमें भी 23 क्वेश्चन हो गए थे, लेकिन हिंदी और वो इंग्लिश आती थी। इंग्लिश और रीजनिंग में, वो जीएस में, इंग्लिश और जीएस में मेरा स्कोर बहुत कम था उस समय एमटीएस का सरल आता था, अब एमटीएस बहुत कठिन आने लगा। हाँ, उस आप सीजीएल क्वालिफाई करना, आसान है, एमटीएस और कठिन हो। ज़्यादा कठिन। हाँ, तो जैसे किसी को लगता है ना, मैं अभी 2 मिनट पहले कि मैं डाल दूंगा, अगर आप पूरी मेहनत को मैनेज करें ना, पूरी मेहनत को कैलकुलेट करें, तो आप पाएंगे कि जो ऊपर के एग्जाम है वो ज़्यादा आसान है, नीचे के एग्जाम ज़्यादा कठिन है। एक नहीं होता है कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो और ऊपर और ज़्यादा कंपटीशन और ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ फाइट कर रहे होते हैं, और वहाँ पर आप मेंटली नहीं हो सकता कि जीडी के एग्जाम दें, तो फिजिकली भी करना पड़ेगा बहुत मेहनत।
जैसे यूपी कांस्टेबल है, मैं ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी, क्या मेन है कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, आप सब दीजिए, सबका सिलेबस लगभग जिनका कॉमन है उसमें सब में क्वालिफाई करिए, है ना। धीरे धीरे आपको लगेगा कि सब एक जैसे ही है, सुबह उठो जाके दे आओ, सब हो जाते हैं। और शुरू में लगे कोई नहीं हो रहा, एक तरह एक बार नहीं कहते हैं कि जब एक बार चीज़ें आना स्टार्ट होती तो सब लगता है कि बस क्योंकि बुल की बरसात होने लगी, और जब तक नहीं तब तक कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लगातार वैसे ही मेंटेन किया जाए तो शायद बेहतर रहेगा। और बस यही रहता है कि आपके एग्जाम पैरेलल चलते रहते, जैसा कि आपको भैया ने भी बताया होगा, और तैयारी एक तरफ चलती है। एग्जाम हम सारे देते हैं, लेकिन तैयारी हमारी ऐसा नहीं है कि अब यूपी कांस्टेबल आ गया तो कांस्टेबल के लिए भी एकदम भीड़ लग गई, और जब एग्जाम आया तो पता चले 15 दिन पहले सारा खाली। तो एग्जाम मतलब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो सबके मोटिवेशन एकदम लेवल हो जाते हैं कि नहीं, सबको एक सीट सबको चाहिए। लेकिन एग्जाम से पहले ही लगभग 50% से ज़्यादा बच्चे हथियार डाल देते कि नहीं, ऐसा होता है। जैसे क्लास क्या होगा ना कि मतलब अभी धीरे धीरे जो है, अक्सर मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता जाऊंगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी शिवप्रताप बताएंगे। लंबा अनुभव है जो पूरा मिले, आपको लग रहा है ये बात तो अभी क्लास में नहीं बताई गई, बताई जाएगी। अभी कुछ लोग जो नए हैं, बात यह है कि जैसे एग्जामिनेशन में का पैटर्न कुछ ऐसे, जैसे आप ट्रेन की गाड़ी में बैठे, जब आप थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन के में इंटर कर जाएंगे तो ये आपको लगेगा कि ये एग्जाम आ गया। हम किसी बुक स्टॉल जाते हैं और उसमें जिसमें शूटर बैच लिखा हो लाइक समथिंग, बाकायदे कोई वर्दी वर्दी 2 4 10 लोग खड़े छपे हों, और हम उस किताब को ले लो, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बस सबसे बड़ी भूल है, किताबें तो बस आगे रख जाती हैं आप उसको रख लेंगे फिर उसके बाद बेकार हो जाएगा। जबकि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे डेस्टिनेशन होता है, आप एक ट्रेन में बैठे हुए डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म आया, 2 मिनट गाड़ी रुकी, आपने पानी वानी लेना था तो ले लिया, लेकिन आपका सामान वामान सब अभी ओके एकदम रेडी रखा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल सेम प्रिपरेशन का पैटर्न भी बिल्कुल ही वैसे ही होता है। आप एक गाड़ी में बैठे हैं, आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग है जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई एग्जाम आया, आपने भरा है तो थोड़ा पानी वानी ले लीजिए, ठीक, जाइए एग्जाम दे आइए। बाकी जो एक्चुअल प्रिपरेशन है, जिस एक्चुअल ट्रेन में आप बैठे हैं, वो लगातार कॉन्टिन्यूसली वैसे ही चल रही है। बहुत बार ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के आने पर हम अपनी पूरी तैयारी को धराशायी करते हैं, हमको लगता है बस अब 15 दिन ये सब बंद, अब ये पेपर देना, और फिर 15 दिन होते हुए तो 1 महीना हो जाता है, और 1 महीने बाद जब हम अपनी वापस जाते हैं तो ट्रेन छूट जाती है, फिर हमें दूसरी टिकट लेनी पड़ती है, और तब उसमें बैठते हैं, फिर वही कहानी बार बार चलती रहती है। ये गलती बिल्कुल ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार वैसे कंटिन्यू करें, और आने वाले एग्जाम को पैरेलली देते रहें। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछ लिए, मैं स्वयं पूरे जमाना गुजारा है सिलेक्शन के दौर का, ठीक, हमको सब पता है। जो बच्चे रोज रोज एग्जाम के लिए अपनी चीजें कन्वर्ट करते तो उनका कहीं नहीं हुआ, या हुआ भी तो संतुष्ट होना पड़ा किसी ऐसे पद पर बाद में अंततः जाकर। और जिन्होंने भी एकदम बिल्कुल एकदम केंद्रित रहा अपनी प्रिपरेशन पर, एग्जाम देते रहे, तो फिर बहुत सारे सिलेक्शन हुए और अपने लक्ष्य तक भी वो पहुंचे जो ड्रीम जॉब प्लान होती है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए छोटे छोटे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपकी प्रिपरेशन डाउन है इसलिए नहीं हो रहे, अभी आप मैच्योर नहीं हुए, है ना। कभी देखा है दही से मक्खन निकालते? अरे नहीं, देखा ही नहीं। अरे कोई अच्छा एक वीडियो आज इस पे देख लिए, दही से मक्खन कैसे निकाला जाए तो वो वैसे मथा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये होता है कि मक्खन ऊपर आ जाता है, ऐसे करके निकाल लिया जाता है। बस बिल्कुल सेम पैटर्न है। आप दही है, आपको मथा जा रहा है, क्लासेस में आप स्वयं से पढ़कर पूरे दिन का रूटीन है, डिफरेंट तरह की उसके मध्य में भी समस्याएं हैं, ठीक, और चलते चल रहे हैं। एक दिन आयोग को लगा कि मक्खन ऊपर आ गया, उसने ऐसे करके निकाल लिया, अब बाकी लोग ऊपर आएंगे। तो अगर अभी आपका नंबर नहीं है, इसका मतलब ये आपसे ऊपर वाला मक्खन जब निकलेगा तो आपका नंबर आएगा। एकदम सरल है, दिमाग में हमेशा रखो। और जब भी आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो, तो बस हमेशा उस दिन के बारे में सोचो जब आपने तैयारी को स्टार्ट किया था, कि जिस दिन तैयारी स्टार्ट की तो उस दिन आपको क्या आता था। अगर आपको 15 दिन पढ़ते हुए हैं तो 15 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर 15 दिन में आपने जो भी बच्चे इस बैच में नए हैं, अगर 15 डेज में या 21 डेज में हमने कुछ सीखा है और हमने अपने आप को थोड़ा ऊपर पाया, इट मीन जब ये 1 साल होगा तो हम बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, और फिर उसके ऑटोमेटिकली एक दिन तो आएगा जब हमारा भी नंबर आएगा। तो ये बात एकदम दिमाग में रखिए, क्योंकि जब सिलेबस पूरा होगा, तैयारी चलेगी, तो बहुत बार ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, मतलब शायद ही कुछ गलत चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा, हो क्यों नहीं रहा है, लाइक समथिंग। ये सारे फेजेज भी आपने फेस किए होंगे, वो एक्सपीरियंस भी बच्चों के साथ शेयर करें। बहुत बार ऐसा लगता था कि नहीं होगा, नहीं लगने से ऐसा था कि मैं घर वापस पहुंच जाता था तो पापा ये कहते थे कि भाई अभी जब तक उम्र है अपनी तब तक तैयारी करो,
के बाद बाकी काम के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, तो मैं जब जो कुछ करना हो वो कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ये है कि एक उम्र है जब तक आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर पढ़ने में जैसे ही आप लोग ज़्यादा दिन गुजरते जाते हैं वैसे ही पढ़ने में भी मन कम लगने लगता है। जितना हो सके स्टार्टिंग में ही जैसे होता है, तो मैंने देखा कि बच्चे हम जब पढ़ते थे तो जब नए नए बच्चे आ रहे हैं तो वो और भी हमसे तेज हैं, वो फटाफट यहीं से आंसर आगे से कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो अपना माइंड से ही कर रहे हैं। तो एक जब 12th पास आउट होते हैं या जैसे ही स्टार्टिंग होती है 2-3 साल तक, तो अच्छा मन भी लगता है और डायरेक्शन। अगर मन की वजह से अगर आप चीजें सोचे तो मन का एकदम सिंपल है, हो सकता है कुछ समय आप भी रहे, लेकिन एक बात हमारी आप लोग याद रखिएगा, सिंपल से ही कल कल जब आप थे तो आज आप आज के बारे में सोच रहे थे, है ना, मतलब कल आज के लिए मेहनत करना अलग बात है और सोचना अलग बात है। कल जैसे आज आप हैं तो आज अगर कल के बारे में आप सोच रहे हैं कल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, तो यही यही गलत है, नहीं मेरी बात समझे। अगर आप ये सोचेंगे तो आपको जब नहीं होगा तो आपको अगले दिन तनाव होगा, फिर अगला दिन ऐसे चक्कर चलता रहेगा, बड़ा मुश्किल होता है रोक पाना, लेकिन प्रयास कीजिए, किताबों में डूब जाइए, वो अपने आप हो जाएगा। 5000 साल से पहले भगवान कृष्ण से लेकर आज तक जितने भी फिलोसफर हुए सबने बार बार यही बताया है कि आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल मत करिए। आप अगर मेहनत करेंगे तो परिणाम तो जरूर होगा। अगर आप दुखी होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी तो कल फिर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें लगता है कि आज से 20 साल बाद जब आप 40-45 साल की उम्र में हो और आप तब भी परेशान ना हो, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो लोग उससे आगे निकल गए हैं, जिन्होंने उससे आगे का आपको मेंटल नॉलेज फिलॉसफी दी है, वो कहीं ना कहीं तो कोई अनुभव का परिणाम रहा होगा। मान लीजिए शिव प्रताप अभी सिलेक्शन पाए तो वो इंस्ट्रक्शन या एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप सुन के आप इसको कितना फॉलो करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसी तरह से अपने पार्ट में भी, जीवन में भी बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आपको माननी होंगी। आप आज टेस्ट देना है, बस पूरी तरह टेस्ट दीजिए, उसके बाद पढ़ने का नंबर आएगा, पूरी तरह पढ़िए टेस्ट। अब अगर आपने पूरे पिछले 2 हफ्ते अच्छे से पढ़ा होगा, पहले पढ़ा है सही से, तो टेस्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और ये बात में कोई कमी हो तो बता दीजिए, ये तो एकदम फिक्स बात है ना कि अगर आपने पिछले 2 हफ्ते ईमानदार मेहनत की है क्लास में तो टेस्ट तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। और आप टेस्ट सोचते रहे, और वो भी कल रात से सोचना शुरू करो, 2-4 बार सपना आया हो कि वो मार भरेंगे, वो गलत हो गई, अच्छा हमारा पेपर हो नहीं पाया था, वो अटेंडेंट आए उन्होंने हमार छीन ली, अगर ये सब सपने आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे 2 हफ्ते, वो बस यही परमानेंट आपके दिमाग में चल रहा था कि हमारे भरेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे अक्सर आता ना एग्जाम देने से पहले लगा गए थे एडमिट कार्ड भूल गए, ये सपना सबको आता है, कॉमन सपना है, सबको आता है। कमरा है तो अंधेरा है, एग्जाम दे रहे हैं वो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, फिर को अचानक हुआ पेपर मिला तो प्रिंटर नहीं था, खाली पन्ने थे उसमें, तो मतलब ये सब कॉमन सपना है, ठीक है। लेकिन सच यही आता क्यों, ये इसलिए आता क्योंकि हम बहुत ज्यादा उस पर सोचते हैं परमानेंट पढ़ने के बजाय। 100% मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी नुकसान जीरो तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना कम हो जाए, जितना आपका टाइम बेहतर यूटिलाइज हो जाए। अगर आप शून्य करने में उलझेंगे तो फिर उलझ जाएंगे, तो शून्य करने की तरफ, लेकिन कम से कम बेहतरीन की तरफ, जितनी बेहतरी आपके चीजों में हो जाए। सिलेक्शन पाना किताबों से के साथ साथ आपके मैनर्स, एटिकेट्स, आपके डिसिप्लिन और बहुत ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही हैं। बहुत बार हमने कहा होगा क्लास में कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, दिक्कत हो जाएगी सब मैनेज हो जाएगी, इसमें दिक्कत हो गई तो सब पहले डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, इतना मैकेनिज्म इसका अलग टाइप का है, इसको आप पंखा भी दिखाओ ना तो तुरंत सोच लेगा इसके अंदर मोटर चल रही है। बात आप समझ, मैं इसको देखूंगा आके तो हमको तुरंत याद आएगा कि परसों यहाँ बैठे थे, नरसों यहाँ बैठे थे, अच्छा इतना पढ़ते हैं इतना नहीं पढ़ते। तो इसलिए इसको ऑब्जर्वेशन उतनी ही देनी चाहिए, उतने पॉजिटिव, उतने ही थॉट्स उस तरह देने चाहिए जितने आपके बेटरमेंट के लिए। जबरदस्ती मत उलझाइए, जबरदस्ती चीजों में मत उलझिए, अपने आप को धीरे धीरे पॉजिटिवली फ्रेम करिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक। मॉक टेस्ट ज्यादातर जो भी, हाँ, जिस तैयारी में हो आप, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। वो आईना दिखाते, वो उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने देखो इतना अच्छा कर पाया, आज हमें अभी इतना ही समय हुआ। अभी आपको तैयारी को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है देखने से, 1 या 1.5 साल मैक्सिमम हुआ होगा। तो ऐसा लगता है, शुरू शुरू में तो लगता ही है, लेकिन जब एक आप लगभग अपना अप्रोक्स 50% कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब वापस जाना ठीक नहीं है, अब थोड़ा और आगे बढ़ना ठीक है। ठीक है, जब स्टार्टिंग, अभी आपको कितना समय हो गया लगभग? हाँ, हाँ, तो वही बताया मैंने, 1 साल लगभग अप्रोक्स। तो अभी लगेगा, अभी लगेगा, लेकिन बस यही है, पढ़ो और एसटी और मॉक टेस्ट से मत बचो। हाँ, हाँ, जब आप मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें
तब ये सब चीज़ें आपको देनी चाहिए। और जो क्लास में चलता है, जो एसटी होती है जब सिलेबस के बाद, वो आपको देनी ही चाहिए। आप एक मतलब सर ने भी बताया कि रेलगाड़ी चल रही है, आपको प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में करनी है, एग्जाम देने हैं सारे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इस एग्जाम, जब मुझसे कोई पूछता था गांव में कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं नहीं बता पाता था कि मैं किसकी तैयारी, बस ऐसे ही बोल देता था एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो पूछते थे कि एसएससी में क्या होता, तो मुझे मैं बस एक दो पोस्ट पता थी उसमें कि एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, यही सब पता था, नहीं बता देता था मैं। और कुछ नहीं, पूछ लो। यही है, तैयारी चलती रहेगी आपकी। हो सकता है कांस्टेबल ना निकले, फिर हो सकता है एकदम डायरेक्ट दरोगा बन जाओ, ऐसा ही बन जाओ, ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मतलब लगता है कि शिव प्रताप खड़े हैं, वही बताएंगे शायद, वो आपको आपके बीच का उत्तर लगेगा। लेकिन मैं उससे आगे उत्तर, टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि आपने टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखी 2.5 घंटा, सुबह जल्दी कैसे उठा जाए इसको देखा 1.5 घंटे, ठीक, और फिर सो गए, देर हो गई तो उठे 6 के बजाय 9 बजे। तो ये सब फालतू वाली चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये मन में अगर सवाल आता है तो इसको हटाइए। आप सब लोग टास्क प्लान करिए इन कंपैरिजन टू शेड्यूल, मतलब टाइम प्लान नहीं किया था, टास्क प्लान किया जाता है, ठीक है। बाकी अभी बात कर लें कुछ और बेटर किया हो, एज मतलब शिव प्रताप ने अपनी तैयारी के मध्य वो बता देंगे। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार जितने बच्चों से मैं मिला, मैंने अपनी तैयारी के मध्य वो जो फॉलो किया, ठीक है, तो आप ये महसूस करेंगे कि टास्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू टाइम। आप अपने आप को पूरे दिन तैयारी में डुबाइए, फिर अपने सिलेबस के जो वर्क है उनको डिवाइड कीजिए और टास्क प्लान कीजिए कि मेरे पास बचा हुआ समय, इसमें रिवीजन चलना चाहिए। आपको अगले दिन लगे कि मेरा सिलेबस पार्ट नहीं हो पाया है, तो फिर आप उस तरह से थोड़ा कम कर लीजिए। मतलब जो टास्क आपने प्लान किया तो नहीं हुआ तो कम कर लीजिए, लेकिन एक बार जब एक सेचुरेशन पहुंच जाए कि अब इतना होने लगा है, तो जैसे ही वो उतना होने लगे तो उसको 5% बढ़ा दीजिए। जैसे आप 100, मान लो 100 क्वेश्चन का आपने अपने आप को होमवर्क दिया या कोई भी समथिंग कुछ भी, और वो होने लगा, अब आपको ठीक लग रहा है, तो तुरंत 10% से 5% बढ़ा दीजिए। पूरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो छूटना चाहिए, ताकि उसको पूरा करने के लिए अंदर से वो ऊर्जा बनती रहे, ठीक। बस समझ गए। बाकी फिर जब ये सिलेबस को मेंटेन करने का प्लान करेंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टाइम अपने आप सेट हो जाए। बस सुबह से लेकर रात तक सोने के अलावा और बाकी सारे रूटीन से समय बचाने का प्रयास कीजिए। मैंने पहले भी बताया कि आप मिनट बचाएंगे, घंटे अपना अरेंजमेंट स्वयं कर लेंगे। तो आप एक एक मिनट बचाइए, क्लास से निकलना, घर जाना, बैठना, सोना, उठना, एवरी प्लेस आपका टाइम है, हर जगह आप मिनट बचाने का प्रयास कीजिए, तब वो टास्क पूरे होंगे। उसके टाइम मैनेजमेंट की कोई डिजाइनिंग मत करिए, बस टास्क वर्किंग लिखिए कि आज हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, इतना रह गया, अगले दिन प्रयास करेंगे ये भी पूरा हो जाए। और कुछ आप इस बारे में बताना चाहें तो बताइए। सर ने बता दिया, बस यही है। टाइम का बस ऐसे ही बचाना है आप लोगों को कि मिनट मिनट करके घंटे बचाने हैं। बाकी का अगर किसी को कुछ पूछना चाहे तो और किसी को बेझिझक, सवाल? बेझिझक क्या कहते हैं। जैसा कि मूल विधि आपने बताया, मूल विधि के मैक्सिमम 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं। अब वो पता चलता है कि मूल विधि के चक्कर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा देंगे कि मूल विधि पढ़ाएंगे। अब 2-3 क्वेश्चन के लिए तुम अपना अगर 157 क्वेश्चन अगर छोड़ रहे हो, 160 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में, बाकी मैथ में कुछ चेंज नहीं होगा, जीएस में कुछ चेंज नहीं होगा, और आपका रीजनिंग में भी कुछ चेंज नहीं होगा। जीएस में बस इतना ही है, मूल विधि के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आप नॉर्मल एक बुक लेके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, और जो आपका मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आपके वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि 2-3 क्वेश्चन के पीछे आप अपना पूरा वो कर लें पेपर। हाँ, मूल विधि आप पढ़े हैं, मतलब मैंने बताया ना, एक किताब लेके आप अपना स्वयं से थोड़ा बहुत पढ़ लें। कोई अगर आपको ये बताया कि नहीं मैं मूल विधि पढ़ाऊंगा और आपका सिलेबस कंप्लीट करो, इस चक्कर में आप भटक जाएं तो बेकार है। सर अगर गलत तो नहीं कह रहा मैं? हाँ, केवल 2 से 3 आप वो उठाइए ना, पिछले मॉक टेस्ट या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उसमें देख लीजिए, तो आपको वो कुछ नहीं पढ़ना है जो एक्स्ट्रा आप बता रहे हैं। जैसे अभी मैं ये सेम समस्या फेस कर रहा हूँ जो आपका प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, रिसेप्शन से लेकर हमारे पास मैसेज से लेकर बैठ जाइए। यूपीएसआई के लिए क्या करेंगे आप? मतलब प्रश्न यही होता है, पूछा ऐसे जाता है, यूपीएसआई का बैच बता दीजिए। अरे भाई वही मैं पढ़ा रहा था, वही सिलेबस है, वही आ रहा है, ठीक है। अब आपको जैसे होता है ना कि जैसे आपके मन में एक सवाल है, उसका उत्तर बस आपको मिल जाए, वो गलत हो सही हो उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मूल विधि के लिए कोई आपको ही या ऐसे बहुत सारे लोग बता दें कि मूल विधि का एक बैच है, पूरी मूल विधि में आपको पढ़ा दूंगा और आप इमीडिएट ज्वाइन कर लोगे।
चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक। और सच ये है कि हम खुद नहीं करना चाहते, जैसे अभी बता दिया कि किताब ले लो मूलविद की, क्योंकि अब आईपीसी की धाराएं सब बदल गई हैं। हाँ, जो भी नया नई कोई बुकलेट आई हो, जिसमें उनको देख लीजिए कि भैया क्या क्या कैसे है, थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, बस खत्म। उसमें 2 या 3 सवाल आएंगे, कुछ मॉक टेस्ट देंगे, उसमें वो कवर हो जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीएस सिलेबस सेम हो गया, इवन और हल्का हो गया। ठीक। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो उसके लिए एक प्लानिंग हम लोग चल रही है कि हाँ एक हिंदी के लिए और एक कॉमन बैच लाया जाए, जिसमें हिंदी को कवर करा दिए, कुछ मॉक टेस्ट कर दिए जाए, तो वो थोड़ा सा एफर्ट डाल देंगे। 20 क्लासेस हैं केवल हिंदी की, अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 डेज। ठीक। अब आप दुनिया में क्या देख रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं। ठीक। वो तो हमारे ज़माने में भी 2000 जब मैं अपनी तैयारी करता था 2007, 8, 9, तो हमने देखा कि क्या हुआ, बोले कौन सा बैच, बोले शूटर बैच, फिर कौन सा बैच, योद्धा बैच, और ये कौन सा बैच, ये फलाना बैच, ये दिमाग का बैच। तो होता क्या है कि मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये वाइट मतलब अगर ज़रूरत के अकॉर्डिंग सब सही रिजल्ट रहती है तब तो ठीक रहती है, कई बार ये सिर्फ नाम के लिए हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन 3 सब्जेक्ट हैं उसको आप फोकस रखिए। जब जिस दिन वैकेंसी डिक्लेयर हो जाए और जब आपको लगे कि अब एग्जाम आने वाला है तो हिंदी पे थोड़ा सा स्टेप अप और थोड़ा मूलविद, वो आपके सिलेक्शन में रोड़ा नहीं बनेंगे। सिलेक्शन में आपका रोड़ा जो बनेगी प्रॉब्लम है वो है अदर 3 सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस होना या ना होना, क्योंकि वो इतना बड़ा पार्ट ही नहीं है। ठीक। अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत कॉमन है, पिछले 12 सालों से मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। वैसे उत्तर वो दे देंगे, तो प्रश्न पहले बता देता हूँ। प्रश्न ये कि आपको आज खड़े होकर क्या लगता है कि पिछले समय आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए थी? गलतियां मैं बताना चाहूँगा। गलतियां में गलतियां मुझसे ये हुई हैं, जैसे कि अ, सारे सब्जेक्ट को पैरेलल ना लेके चल पाना, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। एसटी से जैसे भागना, ये जो आप लोग करते हैं ये गलत है, ये आपका टाइम बढ़ाते हैं। आपको भले ही आपको एग्जाम में बैठ, वो आपको आईना दिखाते हैं। एसटी है जो मॉक टेस्ट है, ये आपको आईना दिखाते हैं, जो आपकी कमियां हैं वो आपको दिखेंगी। ठीक है कि नहीं? उससे आपको मोटिव, कई कई बार आपकी एसटी अच्छी होगी तो आपको और मोटिवेशन मिले, हमें और पढ़ना है, इतना हमारा छूट रहा है, ये हमें। और लास्ट टाइम पे तो बस एसटी, जब आपकी लगभग तैयारी पूरी हो जा रही है, आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं, तो आपको क्या करना है उस समय, एसटी या मॉक टेस्ट जब देनी है तो आपको आपकी कमियां जो होंगी वो दिखेंगे, बस आपको वहीं तैयारी बढ़ा देनी है। जो सब्जेक्ट में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से कमियां, हमें यही बताया बताया आपको कि पहले मैं सारे सब्जेक्ट पैरेलल लेके नहीं चला था, इसलिए सिलेक्शन में थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अच्छा भी ये रहा कि अगर थोड़ा पैरेलल लेके चलता तो हो सकता कांस्टेबल होता, आज तो इंस्पेक्टर हो गया। 2 बार एग्जाम दिया कांस्टेबल का, नहीं दे पाए वो, और उसमें स्कोर नहीं कर पाए हम हिंदी में। इस मुझे बाद में पता भी महसूस हुआ जब एग्जाम, क्योंकि उस समय हम मॉक टेस्ट वगैरह इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। लगभग ये ऐसा होता है सबके साथ ही कि मॉक टेस्ट और एसटी के लिए कहेंगे, भैया भी आपको कहते होंगे, लेकिन आप लोग नहीं सुनते होंगे, इस चीज़ के लिए अवॉइड करते होंगे। आज अगर एसटी हो जाए तो मतलब ये तो एसटी का कोई बैच तो होगा नहीं सर, ये तो क्लास ही होगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो काफ़ी, हाँ हाँ। तो ये क्लास टेस्ट से आपको नहीं बचना है, ये आपको ज़रूरी देने हैं। और गलतियाँ यही मैं बता रहा कि चारों सब्जेक्ट आपको पैरेलल लेके चलने हैं। और जिस एग्जाम को लिए जैसे बता रहे हैं ना कि हमारा ये एग्जाम आ गया, अब मुझे क्या करना है, उस समय आपको लगता है कि मेरी तैयारी ठीक है, तो उस समय मॉक टेस्ट लगाने लगी। जैसे एसआई का आपको लगभग हो गई होंगी 2 ढाई 3 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं, तो मुझे लगता है सब सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा आपका। तो उस समय आपको बस मॉक टेस्ट लगाने हैं और आपको अपनी कमियां देखनी है कि एसआई में अब मेरे लिए क्या कमियां रह रही हैं, वो आपको कंप्लीट करनी है। यही पूछना चाह रहे थे आप? हाँ ठीक है, तैयारी संबंधित पूछना चाहे तो ठीक है, कई बार जीवन से संबंधित पूछ लेते हैं, तो हमको लगा कि जीवन संबंधित पूछ रहे हैं, तो ठीक है। अगर आपको आपका यही प्रश्न था तो यही इसका उत्तर है कि इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा और मैं इसको फर्निश कर देता हूँ। आपको करना क्या चाहिए कि जैसे चारों सब्जेक्ट को कवर करना है, ये सबको रियलाइज होता है कि अगर शुरू से हमने चारों सब्जेक्ट लेके चले होते तो शायद मैं बेहतर कर पाता, यही आपको भी लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स चाहती है आपसे ज़्यादा घंटे। मेरी बात ध्यान समझिएगा। मैथमेटिक्स मान लो कि वीक है तो मैथमेटिक्स आपसे चाहती ज़्यादा घंटे, मोर टाइम। लेकिन आप चारों सब्जेक्ट मैनेज करने के चक्कर में सबको इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट वीक है उसको एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा और वीक हो जाएगा। आप मेरी बात ध्यान समझिएगा। इसलिए ये एकदम बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लागू नहीं होगा, सबके केस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं।
जिसको चारों सब्जेक्ट लगभग लगभग एक जैसे लगते हैं, जो नहीं होता है, वो तो चारों सब्जेक्ट को बैलेंस कर लेता है। लेकिन जिसको लगता है कि हमें अभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो सबसे पहले बाकी सबको थोड़ा टाइम कम करिए, या किसी एक सब्जेक्ट को होल्ड भी कर दीजिए। शुरू में तैयारी, जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनकी तैयारी मतलब अगर 1 साल हो चुका है, तो आप ऑलरेडी एक आध सब्जेक्ट आगे ले आए होंगे, है ना। तो शुरू में तैयारी करते समय एक आप सब्जेक्ट को आपने होल्ड कर लिया कि भैया तुम ऐसा, तुमको बाद में मिलेंगे, या थोड़ा थोड़ा टाइम दिया और एक में पूरी ताकत झोंक दी। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब वीक थी। मैंने जब पहली बार 2012 में पेपर दिया, मेरा नंबर आया -1। तो सीजीएल 2012 का पेपर दिया, नंबर आया -1, जो पुराने बच्चे हैं उनको पता भी होगा, ठीक। तो हमने बताया भी शायद किसी क्लास में। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं चारों सब्जेक्ट ही मैनेज करता रहता, तो मैं कभी भी अपनी इंग्लिश को नहीं उठा पाता, हो ही नहीं पाता। फिर मैंने कहा ठीक, बाकी सब रखो किनारे, जब तक इंग्लिश का वर्क, होमवर्क, टास्क पूरे नहीं होंगे, तब तक दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं मिलेगा। फिर सीजीएल 2013 हुआ, नंबर है 195 200 में, ठीक है। उसी वर्ष में तो एक्साइज इंस्पेक्टर पद पे सेलेक्ट भी हुआ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने उस समय ये निर्णय लिया होता कि मेरे चारों सब्जेक्ट प्रॉपर बैलेंस चलने चाहिए, तो मेरी इंग्लिश कभी ऊपर ना उठती। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, जब आपके सब्जेक्ट में जो वर्किंग होनी चाहिए वो थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट सबसे वीक है उसको सबसे ज़्यादा टाइम, मेरी बात समझ रहे हैं। जो आपका सेकेंड वीक है उसको उससे कम टाइम, जो सबसे उससे वीक है वो उसको थर्ड टाइम, और जो सबसे मतलब स्ट्रांग है उसको सबसे कम टाइम। क्योंकि होता क्या है, जो सबसे स्ट्रांग उसमें मन बहुत लगता है, सबसे अच्छा उसमें मन लगता चला जाता है। तो फिर क्या होता क्या है कि वो और स्ट्रांग हो जाता है, और जो वीक पड़ा वो और वीक हो जाता है। तो आप अपने दिमाग को ही समझाइए कि वो हो जाएगा। वो आप 15 दिन में भी उतना पढ़ लेंगे जितना आप 3 महीने में पढ़ने वाले थे, जो स्ट्रांग होगा। और जो वीक होगा उसके लिए हो सकता है जो 15 दिन में पढ़ना था उसको पढ़ने में आपको 3 महीने लगे, इसलिए उसको टाइम ज्यादा चाहिए, अप टू जब तक वो अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं आ जाता। तो इस तरह से इसको मैनेज करिए, ठीक। बाकी ये लगभग मैंने 2016 में जब तैयारी स्टार्ट की थी, तो सिर्फ मैंने स्टार्टिंग में मैथ और रीजनिंग पढ़ी थी। लगभग 2019 तक मेरी कंप्लीट हो गया था सिलेबस। इसके बाद जब एसआई का एग्ज़ाम आया है, तो सिर्फ मैंने हिंदी और पॉलिटी, ये 2 ही सब्जेक्ट पढ़े, बाकी मॉक टेस्ट लगाए। हाँ, क्योंकि हाँ 2019 के बाद में, क्योंकि इस बिल्डिंग में तो मैं बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं उसी बिल्डिंग में उसी बिल्डिंग में पढ़ता था। उसके बाद जब यहाँ बिल्डिंग शिफ्ट हुई, फिर मैं एसआई का जब बैच आया, तो एसटी वगैरह, यहाँ जो क्लास टेस्ट वगैरह एसटी वगैरह, उसके लिए फिर यहाँ ज्वाइन किया था। और मेरा मैथ तो लगभग कंप्लीट ही था उस समय, मैथ में मेरा स्कोर भी अच्छा हो रहा था। फिर मैंने मैथ लगभग 2019 के बाद फिर नहीं पढ़ी। फिर लगभग ये 2021 में एग्ज़ाम, फिर 2 साल ये मतलब पहले से ही इतना कंप्लीट हो चुका था 2 साल। तब हमने सिर्फ यही बताया, पैरेलल ना ले चलने से मतलब ये रहा कि मैथ हम पहले ही पढ़ चुके थे, तब यही था। अगर थोड़े एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर आपके सामने ये कम से कम बाकी से हमारा हर बार मैथ में हो रहे हैं, हर बार हम इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और अब इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं बैलेंस करने का एक पार्ट रहता है। मान लीजिए अभी आप चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जब एक टाइम आया कि अब आपका सब ठीक ठीक हो गया, रीजनिंग मैथ अच्छी होने लगी, अब आपकी जीएस नहीं है, तो उसको पढ़िए ना, रिवाइज करिए, क्वेश्चंस करिए ऑब्जेक्टिव। एक बार आपने जनरलाइज पढ़ लिया जिस भी तरह से, तो अगर आप उसको आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो कभी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक। और कोई, और बाकी मेरा मेरा आपके क्वेश्चन को समझने का मेरा जो पार्ट था वो था, शायद आप जीवन से जुड़ी बातें पूछना चाह रहे हैं। तो जीवन में ये समझ लीजिए कि जिस समय आप स्टैंड करते हैं उस समय लिया गया निर्णय सबसे अच्छा निर्णय है। बात समझ रहे हैं। अपने आप को प्रयास कीजिए कि आपसे कोई गलती ना हो जाए और किसी के साथ कुछ गलत ना हो, इस तरह से निर्णय लीजिए, ठीक। आप तैयारी के मध्य में हो या कहीं भी, किसी से बोलना भी है तो आप इस तरह बोलिए कि आपको बाद में उस पर सॉरी फील ना हो। बस कोई भी एक्ट आपका ऐसा ना हो कि जिससे आपको, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, या जीवन में कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ते जाइए। आपको 10 साल बाद लगेगा कि वहां पे मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन सीरियसली ऐसा नहीं था। आप वहां पे जो सबसे बेस्ट कर सकते थे वो आपने कर लिया है। बस अब आप आगे जो है अब बेस्ट कर सकते, क्योंकि तब आपका मैच्योरिटी लेवल वो नहीं था जो आज है, इसलिए आप उसमें कमियां ढूंढते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। हम पिछले दिनों में वो कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि मेरा मैच्योरिटी लेवल आज बढ़ गया है, सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं पीछे की गई किसी भी काम में गलतियां ढूंढने का ट्राई करता हूं कि काश मैंने ऐसा नहीं ऐसा कर लिया होता। इसलिए लगता है क्योंकि आप मान लीजिए 2 साल आगे आ गए हैं, तो आप 2 साल बड़े हो गए ना। अब आप जो सोच रहे हैं वो 2 साल बड़े होकर सोच रहे हैं, इसलिए आपको 2 साल छोटे में की गई गलतियां लग रहे हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं, जो आपने कर लिया सो कर लिया, जो जब निर्णय लेना था वो ले लिया। अब आपका जो भी थिंकिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग उस रीजनिंग के साथ अपने सही डिसीजंस लीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए, पीछे जो भी कुछ किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोबारा ही मन में सवाल मत लाइएगा कभी भी। अगर आपका कभी मन में आए कि ऐसा क्या मिल जाए कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा कर देता, तो आप हो तो नहीं, तो कर कुछ पाओगे नहीं। तो सच ये कि आराम से अपनी पढ़ाई करो सही से और ये करो। इसी तरह हमको लगता है कि अगर मैं कुछ दिन ऐसा कर लेता तो सारी चीजें मैं पलट लेता ऐसे, काश वो दिन मैंने ऐसा ना बोला होता। मतलब उस दिन अगर आपने गलत बोला तो आपको नहीं बोलना, तो आपको पहले पता था कि आपको गलत नहीं बोलना चाहिए था, गलत काम नहीं करना चाहिए था, कुछ भी वो तो पहले पता था। इसका मतलब आपने जानबूझ के किया था या एग्रेशन में किया था, तो वो नहीं करना चाहिए था। और बाद में लगता है तो प्रयास कीजिए कि पहले नहीं हो जाए, आज से अब आगे ना हो, है कि नहीं। और कोई सवाल किसी? मतलब ये था जैसे यहाँ से पढ़ के गए क्लास, तो यहाँ से नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मैं मतलब अब मैं अपनी बात खुद ही करूँ, मुझे खुद ही ठीक नहीं लगे, मुझे कल लगे मैंने गलत कहे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, उसकी चिंता मेरी है कि मैथ में आपको क्या कराना है, और जो मैं कहता हूँ जब बस वो आप करते जाओ। ठीक, आज से जब आपका सिलेबस कुछ महीने हो जाए और जिन टॉपिक्स में मैंने पढ़ा दिया हो, आप जाके अपने कंपटीशन स्तर की कोई किताब उठाना और ऐसे पलट लेना। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो मुझे बताना जरूर। नहीं मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ही भरोसा कुछ नहीं, कुछ कोई जरूरत नहीं ना। उसके अलावा सिर्फ मॉक, जब आपका सिलेबस पूरा होने का कगार पे होगा तो मॉक टेस्ट। ठीक, और ये इसका मतलब जो भी इस साल चयनित हुए उन बच्चों का फेलिसिटेशन में आपने उनसे सुना। और ये एकदम, क्योंकि मैं भी अपनी, मुझे भी लगता है ना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रमाण हमारे सेलेक्टेड बच्चे तो हमको बता रहे बिल्कुल भैया एक लाइन इधर उधर करने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद भी हर सेशन में हर साल रिवीजन चलता रहता है। जैसे आप 7M वाले बैच में हैं, तो उसमें जो भी अपडेशन उसकी एक सीट आपकी, जब आप नंबर सिस्टम पूरा कर लेंगे तो आपको 50-100 क्वेश्चन की एक सीट मिलेगी। कि ये थोड़ा इस साल में आए हुए नए नए क्वेश्चन जो आपकी बुकलेट में अपडेट नहीं किए जा सके, कारण ये कि भाई वो एक बार अपडेट करने में पूरा टाइम चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा होल्ड भी रखा। फिर मुझे रियलाइज है कि अगर इतने तेजी से नहीं हो पाएगा तो फिर डिसीजन उसका ये है कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो हो चुके हैं, वो आपको एक टेस्ट के रूप में दे दिए जाएंगे, भैया इनको सॉल्व कर लेना, और एक डिस्कशन रख लेंगे। ये प्लानिंग है, ये आपको 3 महीने बाद एक मिलेगी सीट। फिर जैसे परसेंटेज हो जाएगा उसकी एक सीट मिल गई 50 क्वेश्चन की। ये एक अपडेशन है जो मैंने उस एक साल में अपने आप को और अपडेट करने का प्रयास किया होगा। आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी। इवन देन सच ये है कि शिक्षक के चुनाव के बाद सारी जिम्मेदारी शिक्षक की है, और अगर आपकी जिम्मेदारी थी तो आप यहाँ करने क्या आए थे। मतलब मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल सब्जेक्ट बात कर रहा हूँ। रीजनिंग पढ़ने जाएं, आप इंग्लिश क्लास जाएं, ठीक, मैं अपने टीचर से यही बोलता हूँ कि देखिए ऐसा है, अगर बच्चे को सोचना पड़े कि कंटेंट कैसे तैयार होगा, फालतू वाली बात, वो करने क्या आए थे, आप खुद ही कर लेता वो। बात मेरी समझ रहे हैं? तो एकदम सिंपल है। मैंने वो तैयारी का दौर देखा है, जिस तैयारी के बैठ जाइए आप, जिस तैयारी के दौर में ये होता है कि हमको लग रहा होता है कि हम कर लें, कुछ नहीं हो पाता। ठीक, क्या तो समय बहुत ज्यादा लगता है, समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वही तो कोर टाइम है, उसी पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे थकान, समस्याएं, जीवन में मैच्योरिटी, वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी ना। बचपन में जो हम उठाई बॉल मार दी, सीधा टूट गया तो टूट गया। बात समझो, थोड़ा लगा तो कि मार पड़ जाए, लेकिन दिक्कत कोई नहीं, ठीक है कल फिर तोड़ लेंगे। इस तरह मतलब आप सोचिए ना, कभी वो छोटी छोटी लगता है, बाद में अगर हमसे ऐसी गलती हो जाए तो हमको लगता है ये तो हमने गलत कर दिया। तो इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें चलती रहेंगी। ठीक नहीं लगे, मुझे कल लगे मैंने गलत कहे। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, उसकी चिंता मेरी है कि मैथ में आपको क्या कराना है, और जो मैं कहता हूँ जब बस वो आप करते जाओ। ठीक, आज से जब आपका सिलेबस कुछ महीने हो जाए और जिन टॉपिक्स में मैंने पढ़ा दिया हो, आप जाके अपने कंपटीशन स्तर की कोई किताब उठाना और ऐसे पलट लेना। अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो मुझे बताना जरूर। नहीं मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ही भरोसा कुछ नहीं, कुछ कोई जरूरत नहीं ना। उसके अलावा सिर्फ मॉक, जब आपका सिलेबस पूरा होने का कगार पे होगा तो मॉक टेस्ट। ठीक, और ये इसका मतलब जो भी इस साल चयनित हुए उन बच्चों का फेलिसिटेशन में आपने उनसे सुना। और ये एकदम, क्योंकि मैं भी अपनी, मुझे भी लगता है ना मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रमाण हमारे सेलेक्टेड बच्चे तो हमको बता रहे बिल्कुल भैया एक लाइन इधर उधर करने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद भी हर सेशन में हर साल रिवीजन चलता रहता है। जैसे आप 7M वाले बैच में हैं, तो उसमें जो भी अपडेशन उसकी एक सीट आपकी, जब आप नंबर सिस्टम पूरा कर लेंगे तो आपको 50-100 क्वेश्चन की एक सीट मिलेगी। कि ये थोड़ा इस साल में आए हुए नए नए क्वेश्चन जो आपकी बुकलेट में अपडेट नहीं किए जा सके, कारण ये कि भाई वो एक बार अपडेट करने में पूरा टाइम चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा होल्ड भी रखा। फिर मुझे रियलाइज है कि अगर इतने तेजी से नहीं हो पाएगा तो फिर डिसीजन उसका ये है कि 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आसपास जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे,
जो हो चुके हैं वो आपको एक टेस्ट के रूप में दे दिए जाएंगे, भैया इनको सॉल्व कर लेना, और एक डिस्कशन रख लेंगे। ये प्लानिंग है, ये आपको 3 महीने बाद एक मिलेगी सीट। फिर जैसे परसेंटेज हो जाएगा उसकी एक सीट मिल गई 50 क्वेश्चन की। ये एक अपडेशन है जो मैंने उस 1 साल में अपने आप को और अपडेट करने का प्रयास किया हुआ। आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी। इवन देन सच ये है कि शिक्षक के चुनाव के बाद सारी जिम्मेदारी शिक्षक की है, और अगर आपकी जिम्मेदारी थी तो आप यहाँ करने क्या आए थे? मतलब मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल सब्जेक्ट बात कर रहा हूँ। रीजनिंग पढ़ने जाएं, आप इंग्लिश क्लास जाएं, ठीक, मैं अपने टीचर से यही बोलता हूँ कि देखिए ऐसा है, अगर बच्चे को सोचना पड़े कि कंटेंट कैसे तैयार होगा, फालतू वाली बात, वो करने क्या आए थे, आप खुद ही कर लेता वो। बात मेरी समझ रहे हैं? तो एकदम सिंपल है। मैंने वो तैयारी का दौर देखा है, जिस तैयारी के बैठ जाइए आप, जिस तैयारी के दौर में ये होता है कि हमको लग रहा होता है कि हम कर लें, कुछ नहीं हो पाता, ठीक, क्या तो समय बहुत ज्यादा लगता है, समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वही तो कोर टाइम है, उसी पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे थकान, समस्याएं, जीवन में मैच्योरिटी, वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी ना। बचपन में जो हम उठाई बॉल मार दी, सीधा टूट गया तो टूट गया, बस में थोड़ा लगा तो कि मार पड़ जाए, लेकिन दिक्कत कोई नहीं, ठीक है कल फिर तोड़ लेंगे। इस तरह मतलब आप सोचिए ना, कभी वो छोटी छोटी लगता है, बाद में अगर हमसे ऐसी गलती हो जाए तो हमको लगता है ये तो हमने गलत कर दिया। तो इसी तरह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें चलती रहेंगी। बेटा फोन घर में देख लीजिए, अभी मैं हूँ सामने, ठीक लगता हूँ, हम दोनों ठीक लग रहे हैं। तो क्या बता रहा था मैं? तो मैं कह रहा था कि हर सब्जेक्ट में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और अगर आपको मतलब कभी भी रियलाइज हो तो टीचर से बात कर लीजिए, क्या कुछ भी करने की जरूरत है तो मैं तुम क्लियरली करो। मैथमेटिक्स में आपको कोई तनाव नहीं, आप इंग्लिश में भी जो मेरी डायरेक्शन में चल रहा है उसमें कोई तनाव नहीं, रीजनिंग में जो मेरे निर्देशन में चल रहा है उसमें कहीं कोई स्ट्रेस नहीं। जब आप सिलेबस पूरा करें उसमें समय लगेगा, क्योंकि देखो एक बात, हमें फिजिक्स पढ़ाते थे प्रदीप जी, उस समय शायद पहले पहले तो यहाँ मुझे पढ़ाते, उस समय शायद आकाश में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के लिए, जो IIT JEE वगैरह के लिए। तो उनसे मैं इस बीच मिला था पिछले 1.5 साल पहले शायद, तो उनसे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि एक लाइन बोली थी, मुझे हमेशा लगता था, जैसे मुझे इस बार लगभग 15 दिन से लगता है कि जब कोई बैच समाप्त होता है मुझे देखता हूँ कितना टाइम लगा, फिर मैं ये रियलाइज करता हूँ बहुत टाइम लग गया यार, कुछ किया जाए तो जल्दी सिलेबस पूरा हो। ठीक है, बहुत प्रयास भी किए, कुछ बच्चे जान भी रहेंगे, मैंने कुछ कुछ प्रयास किए, बाद में वो असफल हुए कि नहीं यार वो सही है। तो मुझे उनकी एक लाइन याद आई, उन्होंने कहा था कि बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर आप सही से पढ़ाएंगे और गहरा पढ़ाएंगे और पूरा पढ़ाएंगे तो समय तो लगेगा। अगर आप कट करेंगे, पूरा छोड़ेंगे, शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे तो फिर टाइम बच जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या? तो अगर सही से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है और सब कुछ समझना है तो टाइम तो फिर लगेगा, लेकिन एक बार वन टाइम एफर्ट्स। नहीं तो मैथमेटिक्स 4 महीने में पूरे करने वाले 40 बार पूरी करते हैं और पूरी उनकी कभी नहीं होती। ठीक, जैसे मैंने बताया 1.5 साल मान लो पढ़ा, पहले संस्थान मान लो सामने चलता था, 2 साल 1.5 साल जो भी रहा होगा उस टाइम में पूरा पढ़ लिया। अब पूरा पढ़ लिया, उसके बाद जब 21 में पेपर हुआ तो मैथ छूनी नहीं पड़ी, और छुई भी होगी तो बाद में लगा फालतू छुई थी। अगर कुछ करने का ट्राई भी किया होगा तो आपने रियलाइज किया होगा वही सब तो था यार, फालतू पता नहीं जहां उलझे पड़े थे, हमें नहीं करना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब जब एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं तो उसको चमकाना होता बस डेली, और आपने पूरा पढ़ा ही नहीं तो हमेशा उसमें खांचे बने रहते हैं, जिनको भरने में ही, रिपेयरिंग में ही टाइम बना रहता है, और वो कॉन्फिडेंस भी हमें नहीं आता। इसलिए आप सब्जेक्टिव टीचर के ऊपर ही छोड़ें, वो चुनाव आपने जिस भी सब्जेक्ट ली जैसे भी किया, हमारे निर्देशन में जो चीजें चल रही उसमें एकदम टू द पॉइंट क्लियर है कि सब कुछ वैसे चलेगा जैसे होना चाहिए, समय लगता है लगने दीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, टीचर हमको एक शेड्यूल बना के देता है, रीजनिंग है, GS है, कि भाई मतलब सॉरी वो इंग्लिश है, तो उसमें डिस्कशन हुआ कि भाई इतने लेक्चर, इसके इतने लेक्चर, तो मैं नॉर्मली आज तक मैंने उस कभी पेज को कभी फॉलो नहीं दे दिया, हाँ सर इतना टाइम लगेगा, हाँ ठीक है, तो नॉर्मली वो रखा रहता हमारे टेबल, और मैंने कभी नहीं कहा कि इस टॉपिक में इतना टाइम क्यों लगा किसी भी टीचर से, और खुद से भी मतलब जब टाइम लगा तो पूछा तो खुद का असफल हो गया कि नहीं यार मजा नहीं यार, पढ़ाना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो उस वो चिंता बस, लेकिन कभी भी टीचर के ऊपर ये दबाव नहीं होना चाहिए कि भैया वो नंबर सिस्टम चल रहा है, 2 महीने हो गए अभी तो उसका मोरल डाउन होता है यार। मैं सुबह आता हूँ और 1.25 घंटे तक चिल्लाता रहता हूँ, एक एक सवाल करवा रहा हूँ, कैसे टाइम में फिर वो सोचता है कट करने का, फिर वो बाद में लगता है कि कैसे हो जाए, कुछ लोग कट करते हैं तो वो तनाव बढ़ जाता है। तो मेरे ऊपर ये कभी प्रेशर कुछ लोग क्रिएट करते हैं, मान लो कभी मैं आ भी गया हूँ तो मुझे बाद में वापसी ही करनी पड़ी कि नहीं ये ठीक नहीं। तो प्रेशर कभी टीचर के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि टाइम लग रहा है, अगर आप बस उसके ऊपर ये जिम्मेदारी, मैथमेटिक्स में बस आप याद रखना, बात तो आप ऐसे नहीं करोगे, लेकिन सीरियसली आपको ये होना चाहिए, हमारा आपका कनेक्शन ये गुरु से संबंध, इसमें ये आपको होना चाहिए कि मतलब मैं आपसे पढ़ा हूँ, मैथ में कोई सवाल अब कोई नया बन जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो ईश्वर नहीं ले सकता, मैं कैसे ले पाऊंगा, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर हम बात करें उन 98-99% प्रश्नों की जो अभी तक दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, उनमें हमारा कोई गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो तो मेरी गलती से, कंटेंट में कोई कमी नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, और ये है। आप
चिंता मत करिए उसकी। और कोई सवाल? मुझे ये डाउट कभी कभी मन में नहीं, आप पूरा बस, लेकिन फिर वही बात है कि क्वेश्चन हो जाता है, टेस्ट है, टेस्ट हाई स्कूल वाला टेस्ट नहीं, आज थोड़ा मतलब जो भी है टेस्ट का टाइम आप एडिशनल लेके मान के चलिए जैसे भी होगा। तो आप जैसे हाई स्कूल वाली क्लास नहीं है ये, कि टेस्ट आएगा पेपर आएगा आप उठाएंगे खत्म कर देंगे ना। ये क्लास है कॉम्पिटेटिव, आपका टेस्ट भी कुछ अलग ही दिखेगा, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो टेस्ट में देने के सोचे गए होंगे, आप ये भी तो सोचिए। तो टेस्ट क्लास, क्लास उसका क्लास के टेस्ट, क्लास में कही गई बातें, और उसके बाद मॉक टेस्ट, ये कंप्लीट प्रिपरेशन पार्ट है और हर ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। 15 दिन के टेस्ट को ऐसे मानिए जैसे इसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, इट मीन्स आपने मेहनत कम की, और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसको सीखिए। क्लियर? और कोई सवाल? आपको सम्मानित करना चाहिए।